आपकी इच्छा और हमारे लिए आदेश। तो कैसे हैं आप लोग? आज की ये वीडियो इंस्पिरेशनल सक्सेस स्टोरी है, एक माँ और एक बेटे की। अब आप लोग ये सोचोगे क्या ही होगा इस सक्सेस स्टोरी में, बट अगर इसे आपने आखिरी तक सुना, लिटरली आपको गूज बम्स आने वाले हैं। बस अपने कानों में ईयरफोन लगा लीजिए और शांति से सुनिए। हाय हर्ष, मेरी एक सक्सेस स्टोरी और है, एक मेरे बेटे को लेकर। ये सक्सेस स्टोरी नहीं बोलेंगे इसको, एक कहानी बोलेंगे, एक ऐसी कहानी, एक माँ की कहानी जिसके खुद के परिवार वालों ने उसे बेटे को जन्म देने के लिए इतना मजबूर कर दिया, उसे इतना मतलब टॉर्चर किया कि बेटा ही चाहिए। इतना ताने देना, बोलते ना ताने देते हैं लोग, बेटा ना हो तो। कहने के लिए बेटा था, लेकिन ज़रूरी दोनों चीज़ें होती हैं, बेटा भी और बेटी भी। अगर बेटी ना हो तो भाइयों की हाथ की कलाइयाँ जो है वो सुनी रहती है कि शादी है, घर में ब्याह है, बेटियाँ आएंगी। और बेटा ना हो तो बहनें बहनें परेशान होती रहती, तरसती रहती कि काश हमारा एक भाई होता और हम उसके पास जाते, पेरेंट्स नहीं होते तो अपने घर जाते, हमारा घर खाली है। ज़रूरी दोनों चीज़ें होती हैं। मैं हाँ, बेटा और बेटी के बीच में जो डिस्टेंस है उसको डिफ़ाइन नहीं कर रही हूँ। मैं डिफ़ाइन कर रही हूँ कि बच्चे दोनों ही ज़रूरी हैं, बेटा भी और बेटी भी। ये एहसास मुझे भी था कि नहीं, मेरे पास 2 बेटियाँ हैं और बेटा नहीं है। ये एहसास मुझे भी था, लेकिन ये एहसास मुझे उन लोगों ने ज़्यादा करा दिया जिन लोगों के बीच में मैं रह रही थी। ये एहसास मेरे हस्बैंड ने कभी नहीं कराया मुझे कि मेरे पास बेटा नहीं है, लेकिन मेरी मदर इन लॉ ने, मेरे देवर ने, सब ने कराया कि ये बेटे को जन्म दे ही नहीं सकती, इसकी किस्मत में बेटा है ही नहीं, इस तरह की। लेकिन जब ये सब बातें मैं रोज़ सुनती रहती, तो कहीं न कहीं वो बातें मेरे मन में जगह बना रही थी। तो मेरे अंदर एक ज़िद आई कि नहीं, मैंने हमेशा जो चाहा है वो पाया है। मेरे माइंड में कभी भी कोई थॉट आया और उसको मैंने कभी सोच लिया, तो वो चीज़ पूरी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे हमेशा अपने भगवान पे विश्वास था कि नहीं, उसने मुझे सब कुछ दिया है, मैंने जो चाहा है वो पाया है, तो वो मुझे ज़रूर देगा। ये स्टोरी वहाँ से शुरू होती है कि फिर मैंने फास्ट रखने शुरू किए। किसी ने मुझे बोला, पंडित ने बोला कि हाँ तुम्हारे, मैं वहाँ अपने हाथों की लकीरें दिखवाती कि सब बोलते कि हाँ तुम्हारे भाग में एक लड़का है, इस तरह से। जब मैं देखती रही एक जर्नी, मेरे बच्चे बड़े होने लगे, बेटियाँ जो थी बड़ी हो रही थी। मेरी बड़ी बेटी 13 साल की थी और छोटी वाली बेटी 12 साल की थी। एज डिस्टेंस ज़्यादा नहीं था मेरे बच्चों में, दोनों बेटियों में, लेकिन वो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा था मेरी उम्र का। तब मैंने सोचा कि नहीं, मेरी बेटियों को भाई चाहिए ही चाहिए। भाई भले ही दूसरे इंसान क्या करे, मुझे इस बात से मतलब नहीं, मुझे बेटा चाहिए ही चाहिए। मुझे अपने बेटा चाहिए अपने पति के लिए, क्योंकि मैं उनकी आंखों में मायूसी देखती थी जब कोई उनसे कहता था कि लड़का नहीं है इसके पास, तो मुझे बुरा फील होता था। एक बार वो कहीं जा रहे थे, उनसे किसी ने कुछ कहा, उन्होंने उनसे पूछा, कोई बंदा मिला उन्हें रास्ते में, उन्होंने पूछा भाई तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तो उन्होंने कहा बेटियाँ हैं मेरे पास, बेटा नहीं है। नहीं, तो फिर उन्होंने कहा कि तुमसे मैं क्या बात करूँ। ये बात मुझे लग गई, उन्होंने मुझे आके बताया कि ऐसा मुझसे बोला उन्होंने। तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं बेटे को जन्म दूंगी। मैं फैटी थी बहुत ज़्यादा, डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप बेटे को बर्थ नहीं दे सकते, क्योंकि मुझे थायराइड था और मेरा बीपी हाई का प्रॉब्लम था। उन्होंने कहा कि नहीं, तो बेटा मतलब बच्चे को कंसीव ना तो तुम कभी कर पाओगे, ना ही बेबी तुम्हारा कभी होगा। उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि बच्चे को तुम जन्म नहीं दोगी। बेटा बेटा हो चाहे बेटी हो, कुछ भी हो, तुम बेबी कंसीव नहीं कर सकती। और तुमने अगर गलती से कंसीव कर भी लिया तो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी कि शायद ही तुम बेटे को बर्थ दे पाओ, हो सकता है तुम्हारी जान भी चली जाए। पर मेरी ज़िद थी कि नहीं, मुझे बेटा देना है। हम किसी फंक्शन में गए थे, मेरी फैमिली फंक्शन था, तो उनकी, मेरे हस्बैंड की जो दादी हैं, उनके रिश्ते में वो दादी लगती है। उन्होंने बोला कि भई, मेरे हस्बैंड का नाम लेके बोला कि भई क्या बात है भई, एक बेटा कर लो, बेटियों के लिए भाई ज़रूरी नहीं है क्या? तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, मेरे लिए बेटियाँ ही काफ़ी है, मुझे बेटा नहीं चाहिए। मैंने उनसे बोला लाउडली, नहीं, मुझे बेटा चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे चाहिए ना, मेरी बेटियों के लिए भाई चाहिए। और मुझे मेरे खुद के लिए चाहिए बेटा, मुझे मेरी आँखों के सुकून के लिए चाहिए कि मुझे मेरी फैमिली पूरी चाहिए, बेटी भी हो उसमें बेटा भी हो। मैं चाहती हूँ मेरा परिवार पूरा हो। तो तुम ऐसा कभी नहीं बोलोगे कि नहीं, बेटा नहीं हो सकता, मुझे बेटा नहीं चाहिए। मैं तुम कभी नहीं बोलोगे कि हमें हमें बेटा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बेटा। ये मेरी ज़िद बन गई।
मैं फैटी थी, तो फैटी होने की वजह से मैंने जिम जॉइन किया और वहाँ जिम में 6 महीने में मेरा जो शरीर था थोड़ा पतला हो गया। जैसे ही मैं पतली हुई, मैं करीब 10-11 साल से कंसीव नहीं कर पा रही थी। अचानक मैंने कंसीव किया। अचानक मेरा कंसीव हो गया। मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि नहीं, बेबी नहीं चाहिए, अबॉर्ट करा लो, क्या पता लड़की हो गई तो। मैंने कहा भगवान ने अगर कुछ दिया है तो सोच के ही तो दिया होगा। उस टाइम मैंने 2 हफ्ते में 2 फास्ट रखे। एक मेरे दादा ससुर की डेथ हो गई थी एंसेस्टर्स के रूप में संडे का, और दूसरा फास्ट रखा था मैंने वीरवार का, विष्णु भगवान का, क्योंकि मैं विष्णु भगवान जी को अपने बहुत मानती हूँ। और मैं अपने एंसेस्टर जो हमारे वो जो बुजुर्ग होते हैं जो मर जाते हैं, वो लोग भी हमारे लाइफ में ब्लेसिंग का काम करते हैं, तो उनके नाम का भी मैंने मैंने फास्ट रखा था। जब मैंने वो फास्ट रखे तो मैंने कंसीव हुआ, तो मेरी मदर ने कहा था बेबी अबॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्या पता भगवान ने कुछ दिया। मेरी मदर ने बोला कि ये बेबी हमें रखना है, क्योंकि पहले से तो कंसीव हुआ ही नहीं, क्या पता भगवान ने कुछ अच्छा ही सोच के दिया हो सबको। मुझे भी था कि भाई नहीं, क्या पता लड़की हो गई तो, मेरे अंदर भी डर था। हस्बैंड को सबसे ज़्यादा डर लग रहा था कि नहीं, पहले से ही बेबी है हमारे पास, 2 बेटियां हैं, फीमेल बेबी है, और थर्डली भी फीमेल बेबी है, तो क्या होगा। तो हर किसी को डर लगता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। और जो मेरी मदर थी मेरी मदर को मैंने बोला, मेरी सिस्टर की शादी हो गई थी, तो मैंने कहा तू अब अकेली हो जाएगी, तेरे को एक बेबी दे दूँ मैं खेलने के लिए। तो मेरी माँ बहुत खुश हुई कि, मैंने कहा मैं तो बेटे को जन्म दे दूंगी भाई, तुम अपने पास उसको रखना। ये बात मैंने मजाक में बोली थी, मैंने कहा मैं उसको जन्म दे दूंगी, मैं एक बेटा कर लेती हूँ, तू उसको अपने पास रखना और उसको खिलाना, मतलब तेरा टाइम पास हो जाएगा भाई, मैं नहीं केयर कर सकती है बच्चे की। तो ये मैंने अपनी मदर से मजाक में कहा था, लेकिन ये सच हो गया। मैंने बेबी कंसीव किया, और जब मैंने बेबी कंसीव किया तो सब मेरे परिवार में, मेरी सासू माँ, और जो मेरी अगेंस्ट थे सब, जो मैंने हमेशा अगेंस्ट ही रहते हैं वो लोग, उन लोगों को बड़ा अजीब लगा, कह रहे कि इस उम्र में, मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी उस टाइम पे, 33-34 होगी, कम उम्र में शादी होने की वजह से इतनी एज हो गई। मैंने कहा 32 तो कहीं ज़्यादा नहीं होती, 32 में तो बेबी को कंसीव किया जा सकता है, जन्म भी दिया जा सकता है, इस बात से इन लोगों को क्या मतलब है, मेरा बेबी है, मैं जन्म दूंगी अपने बच्चे को। और उसमें आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी जो कंडीशन थी बेटे को जन्म देने के टाइम पर, मुझे ही पता है कि कैसी थी। मैं उठ नहीं पाती थी, बैठ नहीं पाती थी, खड़े नहीं हो पाती थी, डॉक्टर ने पूरा बेड रेस्ट बोल दिया था। इनफैक्ट मैंने जिस लेडी डॉक्टर को बोला था कि मुझे बेबी कंसीव करना है, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि नहीं, तुमने बेबी कंसीव क्यों किया, तुम्हें पता है तुम कितनी बड़ी गले में तुमने वो फांसी लगा ली है, तुम जीते जी मरना चाहती हो, तुम बेबी को नहीं जन्म दे सकती, क्योंकि तुम्हारा बीपी इतना। उस वक्त मेरे पेट में बेबी होने की वजह से मेरा मेरा जो बीपी था, हर टाइम 170-180 रहता था। हर टाइम मेरा बीपी जो था 170-180, मैं इवन ना तो मैं बैठ ही नहीं पाती थी, टोटल बेड रेस्ट बोल दिया। डॉक्टर ने बोला कि तुम एक मेड लेके आओ, मैंने मेड लेके आओ और अपने घर का सारा काम उससे करवाओ, तुम खुद से कुछ नहीं करोगी। मेरे हस्बैंड की सैलरी अच्छी नहीं थी उस वक्त, बिल्कुल भी, मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी मेड। तो मेरा जो मेरी जितनी भी इनकम थी उसमें ये था कि भाई मैं मेड तो नहीं अफोर्ड कर पाऊंगी, उसमें मैं बेबी उससे मेड से कितने काम करा लूँगी। पर जितने पैसे मैंने, एक अमाउंट था 2,500 या 2,500, इतना अमाउंट में मैं उस मेड को दे सकती थी सिर्फ, ताकि वो आए मंथली और मेरे घर का काम कर जाए। मैंने किसी से पूछा, मेड से काम करने के लिए पूछा, जब मैं प्रेग्नेंट हो गई, मुझे बेड रेस्ट के लिए बोला तो, कि मेड ने बोला कि मैं सारे घर के काम करने के लिए 8,000 लूँगी, किसी ने 10,000 मांगे। मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा है, कॉस्टली है। फिर मेरा लास्ट टाइम चल रहा था कि भाई नहीं, डॉक्टर ने बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली बोल दिया कि तुम कुछ काम नहीं करोगी, अगर तुम्हें बेबी चाहिए, तुमने अपने गली में ये आफत, मतलब तुमने जानबूझ के ये चीज़ें मोल ली हैं, तो तुम्हें बेड रेस्ट करना ही होगा, कुछ भी करो या कुछ भी मत करो, तुम्हें अगर ये बेबी चाहिए तो तुम्हें मेड घर में लगानी ही होगी। मेरे घर में मेरी सासू के यहाँ पर ही, मदर इन लॉ के यहाँ पर एक मेड काम करती थी। मैंने उससे पूछा तो उसी सेड टू मी कि मैं नहीं कर सकती और मेरे को तो पैसे ज़्यादा चाहिए। उसने मुझसे बोला कि मैं तो पैसे ज़्यादा लूँगी, लेकिन मैंने फिर उसको छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको बता दिया कि मैं 2,500 रुपये तुम्हें दे सकती हूँ मंथली, ये लास्ट है, तुम्हारा मन है तो ठीक है, नहीं तो। आप यकीन नहीं करोगे, वो बंदी खुद चलकर मेरे पास आई आफ्टर 2 डेज। उस सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि
भाभी जी मैं आपका सारा काम कर दूँगी और आप मुझे जितने पैसे बोल रही थी उसमें ही मैं उतने में ही कर दूँगी। कितनी अजीब बात है, भगवान आपके हर पल साथ रहते हैं। भले ही मुझे कुछ दिक्कत थी, वहाँ पर कंडीशंस मेरे अगेंस्ट थी सारी, लेकिन जो मुझे कंडीशंस चाहिए थी वो कंडीशंस अपने आप होती जा रही थी। और बेबी के लिए जैसे डर लगता है कि नहीं मेल बेबी है, फीमेल बेबी है, जैसे लोग चेक कराते हैं। अ, जो बेबी का जो होता है चेक कराते हैं मेल है या फीमेल, तो उसमें तो बैन ही लगा हुआ होता है कि भई नहीं, कानूनी जुर्म है ये, इस टाइप से। तो मैं जिस डॉक्टर के पास गई, फीमेल डॉक्टर थी वो, उन्होंने अपने आप ही जब उन्होंने मेरे को वो बोला कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं? मैंने कहा 2 बच्चे हैं मेरे पास, बेटियाँ हैं 2। और उन्होंने कहा कि भई तुम्हारी 2 बेटियाँ हैं? हाँ। तुम्हें क्या ज़रूरत थी बच्चा पैदा करने की? मैंने कहा मेरी बेटियों की उम्र इतनी है। जब मैंने उन बच्चों अपनी बेटियों की उम्र बताई, तब उसको एक बात समझ में आ गई कि नहीं, उसको अपना परिवार पूरा करना है। ये इसकी ज़िद है। इतनी फैटी होने के बाद भी, इतनी कंडीशंस ख़राब होने के बाद भी वो बेबी को जन्म देने के लिए तैयार है। तो इसका मतलब उसके अंदर एक ज़िद है अपने परिवार को पूरा करने की, अपने पति को एक खुशी देने की। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे कहा कि तुम टेंशन ना लो, जो बेबियाँ हैं, तुम्हारी जो बेटियाँ हैं, इस बार खुश हो जाएँगी। और देखो भगवान की कितनी कुदरत है कि अ, कितना विश्वास अगर आप भगवान पर करते हो सच में, तो सारी चीज़ें आपके फ़ेवर में होना शुरू हो जाती हैं। और मेरे हस्बैंड को तब तसल्ली हुई जब उस फीमेल डॉक्टर ने बोल दिया हमें कि इस बार आपकी बेटियाँ खुश हो जाएँगी, आप परेशान मत हो। इस बेबी का ध्यान रखो, अगर ये बेबी तुम्हारे हाथ से निकल गया, तो ये कभी तुम्हें वापस नहीं मिलेगा और शायद इस बात के लिए तुम हमेशा पछताओगे। और मेरे हस्बैंड ने पैसों का अरेंजमेंट, कभी पैसों का अरेंज नहीं होता, उस टाइम पे पैसों का भी अरेंजमेंट यूँ ही हो गया। और जिस हॉस्पिटल में मैं एडमिट हुई थी, उस हॉस्पिटल में भी जो डॉक्टर थी इतनी कोऑपरेटिव थी, उन्होंने भी मुझे कभी नहीं कुछ भी नहीं कहा। और बहुत ईज़िली, बहुत अच्छे से मेरे चेकअप होते थे। और जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा 7वाँ-8वाँ महीना चल रहा था, जब मेरी फैमिली मेंबर्स को ये मालूम था, पड़ोसियों को पता चला, जो मेरे से जेलस थे, तो उनको यही था कि इतनी उम्र में ये बच्चा पैदा करने जा रही है, इसको क्या ज़रूरत है बच्चा पैदा करने की? क्योंकि उनके मन में डर था, अगर लड़का हो गया तो फिर पता नहीं, नहीं चाहते थे कि मेरे को मेल बेबी हो। उनको खुशी मिलती थी फीमेल्स के साथ कि नहीं, अच्छा इसके पास लड़कियाँ हैं, ये वो। तो मैं कभी किसी की बात पे कोई रिएक्ट नहीं करती थी, कभी भी, कि नहीं मुझे रिएक्ट करना है या किसी से झगड़ा करना है, नहीं। मैं हमेशा अपने आप को शांत रखती थी और उस भगवान से हमेशा ये दुआएँ करती रहती थी कि भगवान मेरी बेटियों को सिर्फ़ एक भाई दे दो। एक छोटा-सा प्यारा-सा क्यूट सा भाई दे दो, मेरे पति का जो है मेरे नाम चलाने वाला आ जाए, मेरा परिवार पूरा कर दो। मैं हमेशा सिर्फ़ ये विश करती रहती थी। तुमने जब दिया है तो तुम यहाँ तक लाए हो तो आगे भी तुम ही ले जाओगे। मेरे मन में सिर्फ़ हमेशा ये बात रहती थी। और मैं हमेशा चुप रहती थी, जब मुझे कोई कमेंट करता था ना, तो हमेशा दौरानी हो या परी जो अगेंस्ट थे मेरे, वो हमेशा कमेंट करती थी कि नहीं लड़का ही पैदा होगा। वो नेगेटिव वे में बोलती थी कि नहीं लड़का ही पैदा होगा ये। तो मैं उनको बोलती थी कि आपके मुंह में घी शक्कर कि मेरे को बेटा होगा। भाई बेटे के लिए तो हम इतना सब कुछ कर रहे हैं। तब मैं उनको ये कमेंट बोल देती थी। तो मैं कभी नेगेटिव नहीं बोलती थी। मैंने कहा ये तो भगवान के हाथ में है, मेरे अंदर क्या है ये तो भगवान जाने। मैंने कभी ओवर रिएक्ट नहीं किया कि नहीं मैं बेटे को ही जन्म दूंगी, मैं बेटे को जन्म दूंगी, नहीं। आपको ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती जब तक आपके सामने चीज़ें सामने आ ना जाए, हैप्पीली आपके सामने ना आ जाए। आप काम रहो, शांत रहो, पीस में रहो। करने वाला वो भगवान है, आपकी कुदरत है, वो सब कुछ कर देगी। सिर्फ एक विश्वास होना चाहिए उस कुदरत के ऊपर, उस वक्त के ऊपर। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, भगवान आपको देखता ही नहीं। कहने वाले सब कहते हैं कि भगवान सब देखता है, अरे नहीं। अरे यार भगवान देखता नहीं है, भगवान सुनता भी है, उसके कान भी हैं। तो आप अच्छा बोलो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो और अच्छा ही बोलो, क्योंकि जब आप अच्छा बोलेंगे तो आपको अच्छा सुनने के लिए भी मिलेगा और अच्छा देखने के लिए भी मिलेगा, ताकि आप अच्छा सुनने की जो कैपेबिलिटी है आपकी बढ़ जाए और देखने की भी। हमेशा अच्छा बोलो ताकि किसी को आप दुःख ना दो, दर्द ना दो, ताकि वो तकलीफ़ें आपको वापस ना मिलें। आपके इंटरनल वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन होता है आपका आउटर वर्ल्ड। मीन्स अगर आप अच्छे हैं तो वो वापस से सारी चीज़ें अच्छाइयों के रूप में आपको दिखाई भी देंगी और सुनाई भी देंगी। इतने के बाद, अब इस टॉपिक के बाद अब मेरा सेशन आता है, जब मैं एडमिट होती हूँ हॉस्पिटल में। मेरा ब्लड प्रेशर, जब मेरी डेट फिक्स हो गई कि मैंने बेबी का बर्थ का इस दिन होगा, मेरा डेट फिक्स था कि भाई नहीं इस दिन बेबी को बर्थ देना है, ये वाला है भाई तुम्हारा टाइम, तुम एडमिट हो जाओ। मेरा उस वक्त था 190 था।
और डॉक्टर्स ने मुझे जल्दी से एडमिट कर दिया हॉस्पिटल में कि नहीं, जल्दी से उनको एडमिट कर दो हॉस्पिटल में, और इनका जो बीपी है बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, दिक्कत हो सकती है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मेरे जो बेबी था पेट के अंदर, उसके गले में 3 कॉर्ड्स थी, नाल होती हैं जो। तो उन्होंने कहा था अगर ये नाल अगर बच्चे के गले में फँस गई तो बेबी की डेथ भी हो सकती है, जब बेबी की डिलीवरी होगी, तो इसलिए इनका ऑपरेशन कर दो। तो ऑपरेशन तक की नौबत आ रही थी। तो मेरे परिवार वालों को ये था कि नहीं, नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो मेरे दादा ससुर को मैं बहुत मानती थी, और वो अब नहीं है इस दुनिया में। मैं उस वक़्त अपने दादा ससुर को बार-बार याद कर रही थी कि मैंने कहा, बाबा तुम हमेशा मेरे साथ रहे हो, हमेशा हर पल तुम मेरे साथ रहते हो, तुम मुझे हमेशा सुनते रहते हो। मैं उस वक़्त यही बोल रही थी कि तुम हमेशा मुझे सुनते रहते हो। आप यकीन नहीं करेंगे, मैजिकल लाइफ़ में मिरेकल्स होते हैं, मैंने खुद देखा है अपनी आँखों से, वो होते हुए चीज़ें देखी हैं। वहाँ पे मैजिकली वो चीज़ें उस तरीके से हो रही थी जैसे मैं बोल रही थी। मैंने कहा कि बाबा मेरा बेबी का जो बर्थ है ना, वो नॉर्मल होना चाहिए। मुझे नहीं ये काट-पीट चाहिए कि नहीं मेरा सीज़रिंग हो गया, और मेरे को तो वैसे ही थोड़ा-सा भी हाथ में कट लग जाए तो दर्द होगा, और मेरे तो कोई है भी नहीं करने वाला। मेरा मेरी कैसे केयर होगी वहाँ पर? तो हुआ क्या, वहाँ पर मैं 5 दिन हॉस्पिटल में रही। मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई, लेकिन उस वक़्त जब मुझे मेडिसिन्स दी जा रही थी, जो बेबी के बर्थ के लिए कुछ मेडिसिन्स दी जाती हैं, कुछ पेन किलर दिए जाते हैं, तो रात के 12 बजे दे रहे थे। तो मैंने कहा ये तो भूतों वाला टाइम होता है कि 12 बजे, माइंड में होती है कुछ चीज़ें। मैंने कहा नहीं भगवान, मेरे को नहीं चाहिए, ये तो सुबह-सुबह दें, मुझे मॉर्निंग में दे दें, 4 बजे के 5 बजे के करीब दें, और नहीं तो मैं तो पूरी रात पेन में ही रहूँगी। अब मुझे तो पेन बर्दाश्त ही नहीं है बिल्कुल भी। मैंने कहा जल्दी-जल्दी से, मैंने कहा 2 घंटे के अंदर मेरे बेबी का बर्थ हो जाए। बाबा मेरे जो बेबी का बर्थ हो सिर्फ़ 2 घंटे के अंदर हो, और हल्का-फुल्का पेन हो, इतना ज़्यादा ना हो, सिर्फ़ 1 घंटे का दर्द हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती इतना दर्द। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब उन्होंने मेरे को जो 12 बजे मेडिसिन्स देनी जानी थी, उन्होंने मुझे सुबह मॉर्निंग में 4 बजे दी, और मैंने कहा कि मेरे बच्चे का जन्म 10 बजे से पहले होना चाहिए। मैं इतना पेन बर्दाश्त नहीं कर सकती, घंटे 2 घंटे का हो। उन्होंने 4 बजे जब मुझे दवाइयाँ दी, तो मेरे को जो पेन स्टार्ट हुए 8 बजे से स्टार्ट हुए। 8 बजे से स्टार्ट हुए, और मैंने ये कहा था कि मेरे बच्चे का जन्म 10 बजे से पहले होना चाहिए। और जैसा-जैसा मैं बोलती गई, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पास खड़े होके कोई मेरी बातों को सुन रहा है। जैसे मैं बोल रही, बिल्कुल, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट वैसे ही हो रहा था। जैसे-जैसे मैंने बोला, और वैसे ही हो रहा है, एकदम वैसे ही हो रहा है। सारी चीज़ वैसे ही रिएक्ट करी। मेरे पेट में बहुत सारा पानी भरा हुआ था। मैंने बोला, हे भगवान ये पानी ख़त्म हो जल्दी से। एकदम से वो पानी एकदम एकदम रिलीज़ हो गया तुरंत। आप यकीन नहीं, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सब सच है। मैजिकली मेरे बेटे का बर्थ हुआ, और जो मेरे बेटे का जन्म था, उस दिन थी गणेश चतुर्थी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे बेटे का जो जन्म था 9:56 पे हुआ। मैंने अपने बच्चे को जो जन्म दिया, बेटे को, फाइनली 9:56, 10 बजे से पहले, जो मैंने बोला था कि नहीं 10 बजे से पहले होना चाहिए, 9:56 पे मेरे बेटे का बर्थ हुआ। 10 बजने नहीं दिए गए वहाँ। मैंने अपने बेटे का बर्थ तक मैनिफेस्ट कर लिया, उसकी टाइमिंग मैनिफेस्ट की है मैंने। और ये होती है आपकी ज़िद। अगर आप सच में किसी को चाहते हैं, कुछ मांगते हैं, चाहे आपका प्यार हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, तो वो भगवान, कुदरत आपके साथ हर पल है, हर पल है, हर पल है। वो आपको भर भर के देगी दोनों हाथों से, पर विश्वास रखो अपने ऊपर। नहीं, अपने ऊपर विश्वास नहीं रखते तो उस इंसान के ऊपर रखो जिसे आप चाहते हैं, उस भगवान के ऊपर रखो जिसे आप मानते हैं। वो एक ही है, हर रूप में एक है। इंसान के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर स्वयं परमात्मा वास करते हैं। मैं अपने विष्णु भगवान को मानती हूँ और हमेशा उस पर विश्वास रखती हूँ। मेरे दादा ससुर, हमारे जो परिवार वाले होते हैं जो मर जाते हैं, आप उनको दिल से अगर पुकारते हैं तो वो आपको महसूस होने शुरू हो जाते हैं, और मैजिकली काम करते हैं वो आपके लिए। मेरे साथ भी यही हुआ कि मैंने बोला कि नहीं 10 बजे से पहले मेरे बेटे का बर्थ होना चाहिए, मेरे बच्चे का 10 बजे से पहले, क्योंकि 10 बजे के बाद जो है वो सुबह ख़त्म होने शुरू हो जाती है। मैंने कहा सुबह में चाहिए, मॉर्निंग में ही। 10 बजे से पहले मेरे बच्चे का बर्थ हो, तो मेरे बेटे का जो जन्म हुआ था 9:56 पे हुआ। और ये जब मैं बात आज याद करती हूँ तो मुझे इतना सोचती हूँ कि नहीं यार, जब मैं अपने बच्चे को अपने टाइम से जन्म दे सकती हूँ तो इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है।
एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन द वर्ल्ड। मैं बहुत खुश थी जब मैंने अपने बेटे को देखा फाइनली। फाइनली जब डॉक्टर ने, सिस्टर ने मुझे बोला कि तुमने अपने एक बेटे को जन्म दिया है, मैंने उस भगवान को हाथ जोड़कर उसी वक्त धन्यवाद किया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वो दिल से, एक आत्मा से जो थैंक यू निकला, मैं उस थैंक यू को हमेशा बोलती हूँ कि थैंक यू भगवान, आपने मेरी विश को पूरा किया। थैंक यू उन उन फीमेल्स के लिए जो हमेशा एक बेटे की चेहरा देखने के लिए तरसती रहती। प्लीज़ हार मत मानो, इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। और वो बेटे को मैंने जब बर्थ दिया, थैंक यू बोला उस भगवान को कि नहीं, मुझे मेरे बेटे का जन्म हुआ है, अब उनको देना जिनके पास नहीं है। मेरा परिवार पूरा हो गया। थैंक यू सो मच। ये मेरी एक सक्सेस स्टोरी है, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी। जो फीमेल्स चाहती हैं, बेटी हो चाहे बेटा हो, जिनको बेटियां चाहिए, वो भी एक पकड़ बना ले कि नहीं यार, मेरे को मेरे बेटे के लिए बेटी चाहिए, परिवार मुझे पूरा करना है। डरने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरी कंडीशन इतनी ख़राब थी, उन्होंने बोल दिया था बेटे को, बच्चे को भी शुगर हो सकता है, ये मतलब 50 चीज़ें बता दी। और मेरे बेटे का जन्म जो हुआ वो नॉर्मल डिलीवरी हुई। उसके माँ, गले में जो कॉर्ड्स थी वो भी ठीक, ईज़िली ख़त्म हो गई, और अब बिल्कुल सेफ़ है मेरा बेटा। आज मेरे बेटे की उम्र 6 साल है। बहुत प्यारा, बहुत क्यूट सा है। तो लड़ाई झगड़े करते हैं, आपस आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं, अपने आराम से रहते हैं, खुश रहते हैं। आई एम सो मच हैप्पी विद माई फैमिली। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हाय हर्ष, मेरी एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी है कि कल मेरे हस्बैंड की सैलरी नहीं आ रही थी। वैसे तो 1 तारीख को आ जाती है, लेकिन सैलरी नहीं आ रही थी उनकी। तो मैंने कल दोपहर में बैठ के अपने माइंड को, ऐसे ही सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दी कि मैं अपने माइंड को कमांड देती हूँ कि 6 तारीख को मेरे हस्बैंड की सैलरी आ गई है। आप यकीन नहीं मानेंगे, सुबह मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड ने मुझे सैलरी ला कर दी थी, जो कि 10 तारीख को आने वाली थी। हाय हर्ष, मेरी एक सक्सेस स्टोरी और है राइट नाउ। अभी कुछ टाइम पहले मेरे घर में, मतलब अभी मेरे घर में मेरी मौसी है, उनके बेटे की शादी है, तो फाइनेंशियल थोड़ी सी स्टेबिलिटी नहीं है। अब मुझे मेरी बेटी का एडमिशन भी कराना है, बेटी का एडमिशन कराना था। तो जो मेरी मौसी है मेरे को हेल्प करती है मेरे बच्चों के एडमिशन में। मैं उनसे कह नहीं पा रही थी ये बात कि भाई हाँ, बच्चों के एडमिशन्स कराने हैं मुझे। तो बीच में हम लोगों का अभी कुछ आर्ग्यू भी हो गया था। तो मैंने उनको एनर्जी भेजी, मतलब अपने आप से ही जो था। मैं जानती हूँ लॉ ऑफ अजम्पशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों ही जानती हूँ। तो मैंने उसमें अज्यूम किया 4D में जाके कि हाँ भाई, मेरी मौसी का कॉल आ गया है। टाइम मतलब 1 हफ्ता ही लगा होगा। मेरी मौसी का आज सुबह मॉर्निंग में कॉल आया, और मैंने ये भी सोचा था कि मतलब उनको, कि वो 2-3 बार ही अफ़र्म किया है, ज़्यादा नहीं, कि भाई हाँ, उनके बेटे की शादी है। तो वो मुझसे पूछ रही है कि मैंने कपड़े खरीदे हैं नहीं खरीदे हैं, बच्चों का जो भी है, जो बच्चों को लाना है वो सब कुछ उनके बारे में पूरा अच्छे से पूछ रही है मुझसे कि भाई क्या लाना है क्या नहीं लाना है। और उन्होंने बच्चों के एडमिशन के लिए पूछ लिया है मुझसे, उन्होंने बच्चों के एडमिशन के लिए पूछ लिया है। ऐसे मैंने 2-3 बार अफ़र्म किया और उसको छोड़ दिया। और ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, करीब 4 या 5 दिन ही हुए होंगे। आज सुबह मॉर्निंग में 8 बज के 56 मिनट नहीं, 8 बज के कुछ ऐसी 16 मिनट पे कॉल आया और उनका। और अब मैंने उनको कॉल किया है, तो वो बोल रही है मेरे को कि बच्चों के एडमिशन के भी पैसे मैं दूंगी और शादी के कपड़ों के भी पैसे मैं दूंगी, और तुम्हें जो लाना है वो ले आना, और बच्चों के एडमिशन की फ़िक्र मत करना। अब मैं उनसे ये बात कह नहीं पा रही थी, बस मैंने एक बार बोला, और सच में एनर्जी काम करती है। आप जो एक-एक शब्द बोलते हैं, अपने बस शब्दों को सोच के समझ के बोलो, और हर चीज़ काम करती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और सच में मैजिक होते हैं। और मैंने 2-3 दिन पहले ही बोला था कि नहीं भगवान जी, मेरे बेटी के लिए, मतलब अपने आप से ही बोला कि मेरी बेटी के लिए मुझे एडमिशन के लिए 30,000 रुपये चाहिए। और मेरी मौसी ने जो बोला है 25,000 रुपये के लिए, बोल दिया है कि मैं तुम्हें पैसे भिजवा दूंगी। अब बच्चों का एडमिशन तुम करवा लो अच्छे से, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सी सेड टू मी कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम हैं, हम अपने आप कर देंगे सारे काम। हाँ, हर बार एक डाउट होता है मुझे अपने ऊपर, लेकिन वो हर बार वो एनर्जी मेरा डाउट हर बार क्लियर कर देती है। अब मैं किसी चीज़ पे डाउट कर ही नहीं सकती कि एनर्जी ऑलवेज वर्क। और मैंने बोला था कि 10 तारीख से पहले मेरी बेटी के एडमिशन के पैसे मुझे मिल गए हैं, और कल 10 तारीख है, और आज मेरी मौसी जी का कॉल आया और उन्होंने मुझे बोल दिया
पैसों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये बात मैं किसी से कह नहीं पा रही थी और ये बात ऐसे पूरी हो गई। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू हर्ष। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बस ऐसे ही सक्सेस हासिल करते रहें। अब देखिए, ये जितने बार भी मैनिफेस्ट करती हैं, इनका मैनिफेस्ट होता है, उसके पीछे रीज़न है थियोरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज। इनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है एंड जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उनके पास थियोरेटिकल नॉलेज है। जो लोग बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेते हैं ना, उनको भी कभी मैनिफेस्ट करने में वक्त लगा होगा, बट उन्होंने प्रैक्टिकली इसको बार बार रिपीट किया एंड फिर वो उनके बिहेवियर में आ गया। सो मैनिफेस्टेशन के मैकेनिज़्म को समझने के लिए उसका एक्सपीरियंस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो ये वीडियो यहीं तक थी। सो शुक्रिया मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट। सो आई लव यू ऑल।